दोस्तों आज बात करते हैं काउंटर क्लेम की। काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 रूल 6A CPC के तहत दाखिल किया जाता है और बहुत मोटे तौर पर जो बेसिक प्रिंसिपल है वो ये है कि काउंटर क्लेम डिफेंडेंट तब फाइल करता है जबकि जो सूट प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड ही कोई रिलीफ वो चाहता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ। तो काउंटर क्लेम फाइल करने के बारे में ये बेयर प्रोविज़न तो है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन बने हुए थे। जैसे कि काउंटर क्लेम किस स्टेज तक दाखिल किया जा सकता है और काउंटर क्लेम को दाखिल करने के क्या क्या मोड्स हैं, क्या क्या तरीके हैं। तो अभी रिसेंटली एक रूलिंग आई है अशोक कालरा वर्सेस अग्निहोत्री, और उसमें ये सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस बेंच ने ये कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं काउंटर क्लेम के बारे में वो बहुत अच्छे तरीके से डिसाइड की हैं। तो इस रूलिंग पर बेस्ड आज की ये टॉक है और इसलिए मैं आपको ये जो काउंटर क्लेम के बारे में लीगल पोजीशन एमर्ज हुई है उसको शेयर कर रहा हूँ। तो पहली बात, जैसे मैंने अभी कहा कि काउंटर क्लेम में एक तो विशेषता यही है कि जो सूट प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड ही रिलीफ डिफेंडेंट मांग सकता है अगेंस्ट द प्लेंटिफ। दूसरी बात यह है कि काउंटर क्लेम कैसे दाखिल होगा, मोड क्या है, किस किस तरीके से दाखिल होगा। तो काउंटर क्लेम 3 तरीके से दाखिल हो सकता है। पहला तो काउंटर क्लेम आप रिटन स्टेट में ही इनकॉर्पोरेट करके और उसी में मेंशन कर सकते हैं कि भाई ये मेरा काउंटर क्लेम है, और उसमें आप अपना कॉज ऑफ एक्शन और जुरिस्डिक्शन और जो रिलीफ आप क्लेम करना चाहते हैं वो उसमें मेंशन कर देंगे। तो एक तो तरीका ये हो गया कि आप जो रिटन स्टेटमेंट है उसमें ही इटसेल्फ शामिल कर लें अपना काउंटर क्लेम। दूसरी तरीका यह है कि आप काउंटर क्लेम को एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट के रूप में उसी सूट में दाखिल कर दें कि भाई वो अगर रिटन स्टेटमेंट में इनकॉर्पोरेटेड आपका नहीं है, तो ये भी एक वैलिड तरीका है कि आप अलग से एक शीट पर दाखिल कर दें। तीसरा तरीका ये है कि आप अमेंडमेंट करा लें रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम के ग्राउंड्स दे करके, और आप रिटन स्टेटमेंट में अमेंडमेंट करा दें। तो ये तीनों ही तरीके हैं, तीनों ही वैलिड हैं, और तीनों को इस रूलिंग में भी ये मान्यता दी गई है कि भाई नहीं, ठीक है, ये तीनों तरीके पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं और पुरानी रूलिंग्स और उसके हिसाब से इनको कंटिन्यू करने में, इस तरीके को अडॉप्ट करने में कोई लीगल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इस रूलिंग में डिसाइड की गई है, और वो दरअसल अब तक के कन्फ्यूजन था कि भाई किस स्टेज तक काउंटर क्लेम दाखिल हो सकता है। तो कई बार ये था कि मेलाफाइड भी क्या करते थे लोग कि काउंटर क्लेम अपने WS में मेंशन करने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो करते ये थे कि एक लेट स्टेज पे अमेंडमेंट एप्लीकेशन मूव कर देते थे। तो इससे बड़ी भारी दिक्कतें होती थी, और लेकिन डिफरेंट और डाइवर्जेंट व्यू था डिफरेंट हाई कोर्ट्स का। कोई कहता था कि अलाउ होना चाहिए, कोई कहता था नहीं करना चाहिए। तो बहरहाल इसमें बड़ी दिक्कतें थी। तो वंस फॉर ऑल इस 3 जजेस बेंच ने एक बार डिसाइड कर दी है कि भाई काउंटर क्लेम दाखिल करने का अनलिमिटेड पीरियड नहीं है, और उन्होंने जो टाइम पीरियड फिक्स किया है, जो टाइम लिमिट फिक्स की है, जो टाइम बार क्रिएट किया है, वो ये है कि अगर किसी सूट में इश्यूज़ फ्रेम हो गए हैं तो इश्यूज़ फ्रेम होने के बाद में और काउंटर क्लेम दाखिल नहीं किया जा सकता। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये बिल्कुल सेटल हो गया है कि भाई अगर आप काउंटर क्लेम करना चाहते हैं इन आइदर वे, 3 जो आप तरीके हैं उनमें से किसी भी तरीके से, यानी दो ही अलग से एक डॉक्यूमेंट के रूप में या अमेंडमेंट के कराने के बाद, तो आप अगर इश्यूज़ फ्रेम हो गए हैं और सूट हियरिंग के लिए फ़िक्स हो गया है तो आपको काउंटर क्लेम खाली दाखिल करने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि डिफेंडेंट रेमेडी लेस हो। अगर उसका वैलिड क्लेम है, तो वैलिड अगर क्लेम है तो वो एक इंडिपेंडेंट सूट फाइल कर सकता है, एक इंडिपेंडेंट सूट फाइल कर सकता है, और वो काउंटर सूट होगा। और उसके बारे में ये बात दूसरी है कि भाई उसको आप क्लब करा लें या जो भी तरीका अडॉप्ट कराना चाहें वो दूसरा है, लेकिन इंडिपेंडेंट सूट दाखिल हो सकता है। एक्चुअली काउंटर क्लेम को भी प्लेंट ही ट्रीट किया जाता है। काउंटर क्लेम का प्रोविज़न रखने के पीछे केवल एक ही मकसद था, इसकी जो स्पिरिट है वो ये है कि मल्टीफेरियसनेस ऑफ द सूट, इसको रोका जाना चाहिए। तो इस पर्पज़ से ये काउंटर क्लेम का प्रोविज़न रखा गया है कि ताकि भी एक साथ ही डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के अगर प्रॉपर्टी के ही सिलसिले में कोई डिस्प्यूट है तो वो एक साथ तय हो जाए। तो ये बेसिक पर्पज़ इसका था।
अब एक बात और ध्यान रखने की है, चाहे वो काउंटर क्लेम हो या इंडिपेंडेंट सूट है, कि काउंटर क्लेम फाइल करने से आप किसी टाइम बार्ड रिलीफ को रिवाइव नहीं कर सकते। तो काउंटर क्लेम में जो आपने रिलीफ मांगा है वो किसी भी तरीके से टाइम बार्ड नहीं होना चाहिए, और अगर टाइम बार्ड है तो कोर्ट उसको रिफ्यूज़ भी कर सकती है या अल्टीमेटली वो डिसमिसल हो जाएगा उसका। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इस रूलिंग में बड़े खूबसूरती से डिस्कस की गई हैं, और रूलिंग का मैंने जो विवरण है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मैं चाहता हूँ आप उसे ज़रूर पढ़ लें, और बेयर प्रोविज़न भी आप ऑलरेडी 8 रूल 6A का पढ़ लें। तो इन नटशेल इस रूलिंग के माध्यम से 2-3 बातें आती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। कि नंबर 1, काउंटर क्लेम किसी भी तरीके से फाइल नहीं किया जा सकता जब मेन सूट में इश्यूज़ फ्रेम हो गए हैं। नंबर 2, काउंटर क्लेम 3 तरीके से फाइल किया जा सकता है। या तो आप रिटन स्टेटमेंट में ही इटसेल्फ मेंशन कर दें अपने काउंटर क्लेम को, या एक इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट के रूप में इंडिपेंडेंटली ड्राफ्ट करके काउंटर क्लेम को उसी सूट में दाखिल कर दें, और या तीसरा तरीका यह है कि आप अमेंडमेंट सीख कर लें अपने रिटन स्टेटमेंट में। और अगली बात यह है कि कोई भी जो रिलीफ आपका टाइम बार्ड हो गया है वो केवल काउंटर क्लेम दाखिल करने से रिवाइव नहीं होगा। और ये मुख्य बातें हैं इसकी, जो मैंने सोचा मैं आपसे साथ शेयर कर लूँ, और ये बड़ी अच्छी रूलिंग मुझे लगी। और बस आज इतना ही। फिर किसी नए पॉइंट पर जो हमें प्रैक्टिकली हमें इस्तेमाल करना पड़ता है अपनी प्रैक्टिस में, तो उनके बारे में फिर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।